कोलिनर्जिक ड्रग्स ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। कोलिनर्जिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका इफेक्ट हमें एसिटिल कोलिन की तरह दिखता है। तो एसिटिल कोलिन की तरह इफेक्ट दिखाने वाले जो ड्रग होते हैं वो सारे ड्रग्स को हम कहते हैं कोलिनर्जिक्स। ओके, तो एसिटिल कोलिन का इफेक्ट अगर आपको पता है, इन ड्रग्स का इफेक्ट आपको पता होगा। तो एएनएस की पढ़ाई अगर आपको अच्छी तरह से करनी है तो एएनएस में एड्रेनालिन का इफेक्ट, एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन, उनका इफेक्ट और एसिटिल कोलिन का इफेक्ट, ये दोनों का इफेक्ट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सर आवाज नहीं येते. सर आवाज येत नाहीये. ओके, येतोय सर्वांना आवाज? हो सर येतो. हो सर. ओके, तो मैं ये कह रहा था कि एएनएस की अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, तो उसमें दो जो केमिकल है, एक तो एड्रेनालिन या फिर एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो आते हैं एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, उसका इफेक्ट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और एसिटिल कोलिन का इफेक्ट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो एड्रेनालिन कब सीक्रेट होता है? जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हो। एग्जाम्पल हमने देखा था, अगर आपके सामने टाइगर आ जाए, शेर आ जाए, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पर आपकी तरफ आपके पास फुर्सत नहीं है, घर में शादी है, एग्जाम है, ओके, ऐसी सिचुएशन जहां पर कम समय में आपको ज्यादा काम करना हो, तो वैसी जो सिचुएशन होती है उसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ओके, वहां पर आपकी आंखों की जो साइज है उसकी साइज बढ़ जाती है, उसको माइड्रेसिस कहते हैं। ओके, सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए वो होता है। ये मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, यही सब उसके यूजेस है। आपकी इकोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड है, आपकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में इसके अलावा सिर्फ स्ट्रक्चर आती है, बाकी कुछ भी नहीं। तो अगर आपको इफेक्ट दोनों के अच्छी तरह से पता है तो एड्रेनर्जिक का यूज क्या है और एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट का यूज क्या है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का यूज क्या है, ये आप अच्छी तरह से बता सकते हो। तो एड्रेनालिन क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट। सर आवाज गेला. सर आवाज गेला परत.
आवाज गेला सर, आवाज. हॅलो, येतोय का? हो सर आता येतो. हॅलो, हो सर येतोय आता. हो येतोय सर. ओके. तो हार्ट रेट एड्रेनालिन बढ़ाता है, हार्ट रेट एसिटिलकोलिन कम करता है। तो ऑलरेडी अगर किसी का हार्ट रेट बढ़ा है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे केस में हम एड्रेनालिन को कम करने वाले ड्रग देंगे या फिर एसिटिलकोलिन को बढ़ाने वाले। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, हार्ट रेट कम करना है। ओके, तो ऐसे केसेस में हम एक तो एंटी एड्रेनालिन देंगे या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट देंगे जो एड्रेनालिन के खिलाफ काम करेंगे, या फिर हम एड्रेनालिन को कम ना करते हुए एसिटिलकोलिन को बढ़ाएंगे। तो एक तराजू की तरह है। ओके, एक तरफ अगर ज्यादा वजन है तो या तो हम यहाँ का वजन कम करेंगे या फिर दूसरी तरफ ज्यादा वजन डालेंगे, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। एड्रेनालिन और एसिटिलकोलिन दोनों बैलेंस रहने चाहिए, तभी पूरी बॉडी अच्छी तरह से चल सकती है। तो एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट ये इफेक्ट सारे बढ़ेंगे। ये सारे इफेक्ट आपको पता है, मैंने आपको बार बार लिख कर दिया है। आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है, माइड्रेसिस होता है, ब्रोंकाई का डायलेशन होता है क्योंकि सांस ज्यादा लेनी चाहिए। जब हम भागदौड़ कर रहे होते हैं, ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो सांस ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो ब्रोंको डायलेशन होता है। ओके, ऐसे वक्त पर खाना पचाना नहीं है क्योंकि भागदौड़ कर रहे हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं है, तो जो जीआई ट्रैक है वहाँ उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, तो जीआई मोटिलिटी इसमें डिक्रीज होती है। तो इस तरह से ये सारे इफेक्ट है। ओके, और इसके ऑपोजिट, ये तो हो गया शादी हो गई, अभी अच्छी तरह से शादी हो गई, तो अभी क्या है, आराम से शादी का खाना खाने है क्योंकि तैयारी सब हो गई है। ओके, उसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब हम पूरा काम कर लेते हैं शादी का काम, ओके, बहन की शादी है समझो, तो पूरा काम खत्म हो गया है, अभी शादी भी हो गई है, तो आराम से हमें क्या खाना है, बाद में खाना खाना है, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर आंखों की पुतलियां कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं म्योसिस। यहाँ पर ब्रोंको, मतलब यहाँ पर ब्रोंको का कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं है। कंस्ट्रक्शन होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ब्रोंको डायलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, एसिटिलकोलिन का ब्रोंका के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है। ओके, हर जगह पर एसिटिलकोलिन इसका ऑपोजिट इफेक्ट नहीं दिखाता है। ओके, तो ब्रोंको डायलेशन जो ज्यादा हुआ है वो कम नॉर्मल में आ जाएगा। ओके, और जीआई मोटिलिटी, अभी खाना पचाना है तो जीआई मोटिलिटी इसमें इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिक कुछ इफेक्ट है, ये अच्छी तरह से आपको अगर पता है, इसमें सिक्रेशन कम हो जाएंगे, मुंह का पानी सूख जाएगा, सामने अगर शेर आ गया तो मुंह का पानी चला जाएगा पूरा, यहाँ पर मुंह में पानी छूटेगा क्योंकि अच्छा खाना सामने आ गया है। ओके, तो एसिटिलकोलिन क्या करता है, सिक्रेशन को बढ़ाता है, एड्रेनालिन सिक्रेशन को कम करता है। तो इस तरह से ये सारे इफेक्ट अच्छे से याद रखो, तभी आप समझ पाओगे एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट क्या है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या है, दोनों का इफेक्ट कब आता है, दोनों हम कब यूज करते हैं। तो हम देख रहे थे एसिटिलकोलिन को बढ़ाने वाले ड्रग जिसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। ओके, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, एएनएस का तीसरा चैप्टर है। ओके, एएनएस में हम 2 चैप्टर पहले देख चुके हैं, एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो ये एएनएस के रिलेटेड तीसरा चैप्टर है, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट, जो एसिटिलकोलिन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें भी हम डायरेक्ट एक्टिंग देख चुके हैं। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब क्या, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, एसिटिलकोलिन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, डायरेक्टली बढ़ाते हैं। ओके, एसिटिलकोलिन जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो एसिटिलकोलिन का सिक्रेशन है डायरेक्टली बढ़ा देते हैं। इसमें हमने एसिटिलकोलिन इटसेल्फ देखा था, खुद एसिटिलकोलिन का भी अकाउंट देखा था, लेकिन जनरली हम एसिटिलकोलिन नहीं देते हैं डायरेक्टली। एसिटिलकोलिन की टैबलेट या एसिटिलकोलिन का इंजेक्शन हम जनरली नहीं देते। क्यों नहीं देते, इसका रीजन भी मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि इसका दुश्मन हमारे पूरे बॉडी में मौजूद है। इसका एक दुश्मन है, इसका नाम मैंने आपको बताया था, एसिटिलकोलिन esterase enzyme, and ACH is short form for acetylcholine.
एसिटिलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये हाइड्रोलिसिस करता है। किसका हाइड्रोलिसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है? एसिटिलकोलिन का ये ब्रेक डाउन करता है, जो कि पूरी बॉडी में मौजूद है। तो अगर हम एसिटिलकोलिन लेते हैं तो ये क्या करेगा? एसिटिलकोलिन को नष्ट कर देगा। इसलिए डायरेक्टली हम एसिटिलकोलिन नहीं लेते, टॉपिकली यूज कर सकते हैं आई ड्रॉप की तरह। हमने देखा था कैटरेक्ट के सर्जरी में हम एसिटिलकोलिन को एज आई ड्रॉप यूज करते हैं। तो एसिटिलकोलिन का अकाउंट देखा था, लेकिन जनरली हम इसको यूज नहीं करते। तो इसके जैसा दिखने वाला एक है मिथाकोलिन, उसको हम यूज करते हैं। मिथाकोलिन वो उसी की तरह दिखता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होने की वजह से एसिटिलकोलिन एस्टरेज जिसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है या फिर बहुत देर से करता है। ओके, तो मिथाकोलिन का इफेक्ट हमें अच्छी तरह से मिल जाता है। तो इसका हमने इफेक्ट देखा था। उसके बाद हम एक नेचुरल अल्कलॉइड देखा था हमने, जिसको हम कहते हैं पिलोकार्पिन। वो एक हम प्लांट से निकालते, तो पिलोकार्पस प्लांट से निकालते, इसलिए उसका नाम क्या है? पिलोकार्पिन। पिलोकार्पस ही था ना उसका नाम? ओके, तो पिलोकार्पस से हम निकालते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? पिलोकार्पिन। तो या इस तरह से हमने 3 ड्रग कल देखे थे, एसिटिलकोलिन, मिथाकोलिन एंड पिलोकार्पिन। तो नेक्स्ट वन, अभी नेक्स्ट जो कैटेगरी है, वो नेक्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे, दैट इज ओके। तो मान लो ये न्यूरॉन है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये उल्टा हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेंड्राइट्स निकालेंगे। ये आपको पता है डेंड्राइट्स। दिस इज एक्सॉन, दिस इज नर्व टर्मिनल। ओके, तो इस तरह से एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है। दिस इज सेल बॉडी, दिस इज एक्सॉन, ओके, दिस इज डेंड्रॉन। डेंड्राइट्स भी हम इसको कहते हैं, डेंड्राइट्स दांतों की तरह होता है। दिस इज एक्सॉन टर्मिनल्स। ओके, तो यहाँ से सीक्रेट होता है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन सीक्रेट होने के बाद यहाँ पर दूसरे डेंड्राइट्स होते हैं। ओके, तो दूसरे डेंड्राइट्स रिसीवर होते हैं। ओके, तो सीक्रेट होगा और ये रिसीव करेगा। तो ये जो बीच का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं सिनेप्स। इसको हम कहते हैं सिनेप्स और सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, और नर्व जंक्शन, तो नर्व का जंक्शन। तो यहाँ से सीक्रेट होगा। यहाँ पर कोई मसल भी हो सकता है। जब पूरा न्यूरॉन का साइकिल खत्म हो जाता है, तो लास्ट में ये किससे अटैच होता है? मसल से अटैच होता है, नर्व। तो नर्व का काम ये मसल को ऑर्डर देना। दैट मसल मे बी वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल। वो मसल कौन सी भी हो सकती है, वॉलंटरी हो सकती है, इनवॉलंटरी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर मसल है तो उसको हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो उसको भी सिनेप्स भी कहते हैं, उसको भी जंक्शन भी कहते हैं, या स्पेसिफिकली उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन होता है, यहाँ पर होता है हमारा दुश्मन। किसका दुश्मन? एसिटिलकोलिन का दुश्मन, एसिटिलकोलिन एस्टरेज। ये क्या करता है? सीक्रेट होते ही, जब सीक्रेट होता है एसिटिलकोलिन इस सिनेप्स में, और जब ये डेंड्रॉन उसको रिसीव करने लगता है, तो ये डेंड्रॉन के रिसीव करने से पहले ही वो एसिटिलकोलिन को नष्ट कर देता है, उसका हाइड्रोलिसिस कर देता है। कौन? एक एंजाइम जिसका नाम है एसिटिलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो हमारे जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग थे, वो क्या करते थे? डायरेक्टली एसिटिलकोलिन को ही ज्यादा सीक्रेट करते थे। मिथाकोलिन हो चाहे पिलोकार्पिन हो, वो क्या करते थे? बहुत सारा एसिटिलकोलिन को सीक्रेट करते थे। तो क्या होता था? कुछ एसिटिलकोलिन इस दुश्मन से मारा जाता था और कुछ एसिटिलकोलिन यहाँ पर आगे चला जाता था, तो हमें इफेक्ट मिलता था। तो इससे क्या होता था? इससे भी इफेक्ट मिलता है, लेकिन क्या होता था कि एसिटिलकोलिन को ज्यादा सीक्रेट होना पड़ता था। ओके, तो
अगर ऐसा हो कि कभी कभी एसिटिल कोलिन ज्यादा सीक्रेट ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सीधा रास्ता क्या है कि दुश्मन को खत्म करो। अगर ये दुश्मन ही नहीं होगा तो नॉर्मली जितना भी एसिटिल कोलिन सीक्रेट होता है वो पूरा का पूरा आगे चला जाएगा। यहाँ पर जो बीच का जो हिस्सा है, ओके, यहाँ पर दो पहाड़ के बीच का जो हिस्सा है, वहां पर दुश्मन हमारे लोगों को बहुत ज्यादा मारता था। तो अगर दुश्मन को ही हम मार डाले तो क्या होगा, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सिपाही है, वो बचे रहेंगे और आगे चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह से जो दूसरी कैटेगरी है हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट की, ये आपको दो क्लास कोलॉजी में मिलेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब जो डायरेक्टली एसिटिल कोलिन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग मतलब क्या है, वो हमारी सैनिक को नहीं बढ़ाते, हमारे सैनिक जितने उतने ही रहते हैं, हमारा दुश्मन को हम इनडायरेक्टली मार देते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग में हम क्या करते हैं, हमारा क्लास कौन सा है, एसिटिल कोलिन स्टरेज इनहिबिटर्स, कोलिन स्टरेज इनहिबिटर्स और एसिटिल कोलिन स्टरेज इनहिबिटर। इसको शॉर्ट में कहा जाता है एसिटिल कोलिन स्टरेज इनहिबिटर। acetyl choline esterase inhibitor, that is indirect acting agent। ACE inhibitor, इसको कहा जाता है ACE inhibitor, acetyl choline esterase inhibitor। तो वो क्या करेंगे, इस acetyl choline esterase, ये जो दुश्मन है, इसको इनहिबिट कर देंगे। इसको इनहिबिट करते ही क्या हो जाएगा, जो भी हमारा नॉर्मल एसिटिल कोलिन सीक्रेट हो रहा है वो आगे चला जाएगा, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और एसिटिल कोलिन की क्वांटिटी बढ़ाना ही तो हमारा आगोनिस्ट का काम है। ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? समाधान आहे का लोखंडे? नाही सर. हो सर. अब्सेंट? आहे सर. डाउट आहे का समाधान? पाणी भरत होता काय? नाही सर. हा, मग चहा पित होता? सॉरी सर. हा, सॉरी सर, म्हणजे पित होता खरंच चहा. एवढ्या दुपारी काही नाही, कधी काही पिऊ शकते, काही खरं नाही. ओके, तो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। तो उसमें कितने एग्जांपल हमने देखे, एसिटिल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर में कितने एग्जांपल देखे हमने टोटल? देखो आपका क्लासिफिकेशन देखो जरा, जागो, सवेरा होने वाला है, जागो। शुभांगी, कोणती शुभांगी दिसते मला समोर? 208 रोल नंबर आहे का प्रेझेंट? हो सर. सांगा एक्झाम्पल, आपण मला सांगा एक्झाम्पल एसिटिल कोलिन एस्टरेजचे. काल होत्या क्लासमध्ये? अरे कुणालाच माहित नाही का? मी सांगणार नाही, पुढेच घेणार नाही मी लेक्चर जोपर्यंत मला एक्झाम्पल सांगत नाही. एसिटिल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर निओस्टिग्मिन. अगोदर सांगाल का तुम्हाला? हलवत लागतं का? पायरिडोस्टिग्मिन. निओस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन आणि तिसरा आइसोस्टिग्मिन. ओके, फिजियोस्टिग्मिन. स्टार्ट विथ आइसोस्टिग्मिन। आइसोस्टिग्मिन, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे।
ओके, तो इसमें सबसे पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स, उसमें क्या है, इट कंटेन्स। ओके, अगर आपका बोलना हो गया है तो माइक बंद करो। इट कंटेन्स हेक्साहाइड्रो, हेक्साहाइड्रो। ओके, हेक्सा मतलब 6, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, उसमें 6 हाइड्रोजन होंगे। हेक्साहाइड्रो पायरोलो, हेक्साहाइड्रो पायरोलो 23B, इसको लिख लो, बाद में मैं समझाऊंगा। 23B इंडोल हेट्रोसाइकल। तो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें प्रेजेंट है, जिस रिंग का नाम है हेक्साहाइड्रो पायरोलो 23B। इट इज नथिंग बट अटैचमेंट ऑफ पायरोलो एंड इंडोल। पायरोलो और इंडोल किस तरह से अटैच है, वो अटैचमेंट दिखाने की ये मेथड है 23B। वो हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 23B इंडोल हेट्रोसाइकल। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट इन आइसोस्टिग्मी। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ। ओके, मीनवाइल आपके लिए फीस की भी नोटिस है। जिसकी भी फीस 50% पेड नहीं है वो कंफर्म कर लो एक बार आप अपने अपने टीजी से, अगर आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो 50% फीस आपकी पेड होनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट वीक से आपको अलाउ नहीं करेंगे लेक्चर को, फिर से दिक्कत होगी आपको। तो वैसे आपको टीजी का कॉल भी आ जाएगा, आपके पेरेंट्स को नहीं भी आता है कॉल तो आप आपके पेरेंट्स को बता दो। जिन्होंने 50% भी भरी हुई है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर फिर से आपको भरनी है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो सर बताओ आप। 75 क्लियर की वाली। 75% भरली का तू? हा चांगली गोष्ट आहे, मग तुला थोडीच म्हणतोय मी। सर मॅडमचं नोटीस आलं ते 100% भरा त्यामुळे म्हणून. अच्छा, बरं ठीक आहे। आता ते काय ज्यांनी भरलेली असेल असेल तर भरा, असं चालू आहे रे सध्या, कसं क्रिटिकल कंडिशन आहे। ओके, पण 75% भरलेले असेल तर ठीक आहे, पण डिसअलाउ नाही होणार तुम्ही, मॅडमने सांगितलं असेल भरा म्हणून। सध्या तरी 50% वाल्यांना अलाउ नहीं करना है। जिन्होंने भी 50% नहीं दिए उनको अलाउ नहीं करेंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद फिर से हम रिज्वाइन करेंगे और इस आइसोस्टिग्मा का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखेंगे।